हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टेक्निकल। मैं बीच में वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, थोड़ा सा बिजी था। तो अभी फिर से मैं एक सीरीज़ लेकर आया हूँ। अभी बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इसका रिज़ल्ट आया है और उसकी इंटरव्यू 25 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो उसी इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उसको मैं कवर करूँगा। आप एक बार इस वीडियोस को देख लेंगे तो आपके वो टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। आज का टॉपिक मैं चूज किया हूँ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। इनसे बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। सो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, द पॉइंट इज व्हाट इज़ अर्थक्वेक। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से जब देखेंगे तो छोटे छोटे डिफिनेशन, छोटी छोटी टर्म्स, छोटे छोटे डाटा, ये सब पूछे जाते हैं और थोड़ा कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर यू कैन टेक 2 मिनट्स, 1 मिनट्स एंड 2 मिनट्स, है ना, टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो आपको एक या 2 मिनट में ही आंसर देने होते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट पूछ देगा, ये कैसे होता है पूरा समझा के बताओ। तो ऐसे नहीं होता, छोटा छोटा टर्म पूछेगा, छोटे छोटे डिफिनेशन, डेटा, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहला पॉइंट है व्हाट इज़ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्या है? सेकिंग ऑफ अर्थ काउज्ड बाय सडन मूवमेंट ऑफ रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू सडन रिड्यूस ऑफ एनर्जी इनसाइड द अर्थ, रिलीज ऑफ एनर्जी इनसाइड द अर्थ। अर्थक्वेक क्या होता है कि सेकिंग ऑफ अर्थ होता है ना, कि कुछ भी उसके अंडर, अर्थ क्रस्ट के अंदर में कुछ भी जो मूवमेंट हुआ, सडन मूवमेंट हुआ, उसके कारण क्या होता है, वो रॉक डिस्प्लेस होता है, जिससे एक लिटरल फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मीन्स ही हुआ कि सेकिंग ऑफ अर्थ, ऐसे समझ लीजिए, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, है ना, यू कैन से। तो उसमें क्या होता है कि सडन बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है इनसाइड द अर्थ क्वेस्ट, उसी के कारण डिफरेंट वेव जनरेट होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक। ओके, सो बड़ा ही जितना सिंपलेस्ट वे में आप बता पाएँ वो ज़्यादा बेटर है, कि आप अपने तरीके से और सिंपलेस्ट वे में बताएं अर्थक्वेक क्या है। ओके, इसमें जब अर्थक्वेक होता है तो डिफरेंट वेव्स जनरेट होते हैं, जो मैंने बताया, ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। तो वो जो वेव्स होते हैं उसको हम कहते हैं सिज्मिक वेव। और सिज्मिक वेव 3-4 तरह के वेव होते हैं, जो आगे मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो वो सिज्मिक वेव ट्रेवल करते हैं ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फॉल्ट। फॉल्ट क्या होता है? तो जब मैंने बताया कि जो अर्थ है वो डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट से, जैसे आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो उनके मूवमेंट के कारण जो स्प्लिट जनरेट होता है, यू कैन से, जो दरारें आती है, उसको हम फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, फॉल्ट इज द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। मतलब सपोज कीजिए ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये दूसरी टेक्टोनिक प्लेट है, तो ये दोनों एक दूसरे से डिस्प्लेस हो गया, मूव हो गया, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो उसको हम कहते हैं फॉल्ट। तो ये इस लाइन को कहेंगे फॉल्ट लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉल्ट भी डिफरेंट टाइप के आते हैं, है ना। सो एग्जामिनर मे आस्क टू यू दैट व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट। तो नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, देन स्ट्राइक फॉल्ट, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट। अब इसमें ये पूछता है कि व्हाट इज नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, तो एकदम छोटा छोटा टर्म पूछेगा। रिवर्स फॉल्ट मतलब क्या हुआ, है ना। तो जो टेंशन के कारण जनरेट होगा, है ना, ये जो मूवमेंट हुआ, ये टेंशन के कारण हो सकता है, कंप्रेशन के कारण हो सकता है, शियर के कारण हो सकता है। ये 3 रीज़न है जिसके कारण ये मूवमेंट हो सकता है। तो नॉर्मल फॉल्ट जो होगा वो टेंशन के कारण होगा, रिवर्स फॉल्ट जो होगा वो कंप्रेशन के कारण होगा, और स्ट्राइक फॉल्ट जो होगा वो शियर के कारण होगा। ओके, अगर शियर के कारण मूवमेंट हो रहा है, शियर फोर्स के कारण, मतलब एक दूसरे से शियर कर जाएगा, तो वो स्ट्राइक फॉल्ट कहलाएगा, है ना। सिमिलरली नॉर्मल मतलब टेंशन एंड रिवर्स मीन्स कंप्रेशन। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट। द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज फोकस एंड इपी सेंटर। फोकस और इपी सेंटर क्या होता है? तो देखिए, फोकस, इपी सेंटर, फोकस होता है कि इनसाइड द अर्थ फ्रॉम वेयर अर्थक्वेक इज जनरेटेड, है ना। सपोज कीजिए ये अर्थ है ना, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये अर्थ है, नीचे अर्थ है।
तो जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट होता है, जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है मैक्सिमम अमाउंट, है ना, तो उसको कहते हैं फोकस। सपोज यहाँ पे जो सेंटर था वो यहाँ पे था अर्थक्वेक का, है ना, तो इस पॉइंट को, मतलब इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर के पॉइंट को जहाँ पे इनिशिएट होता है अर्थक्वेक, उसको हम बोलते हैं फोकस। और इनके जस्ट ऊपर में अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं एपिसेंटर। सो पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जस्ट अबव द फोकस, फोकस के जस्ट ऊपर, तो इसको हम फोकस बोल दे, इसको हम क्या बोलेंगे, एपिसेंटर। ये है आपका एपिसेंटर। ओके, ये आपका एपिसेंटर है। सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन फोकस एंड एपिसेंटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक जब अर्थक्वेक होता है तो हाउ विल यू मेजर द अर्थक्वेक? सिंस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो नाउ यू कैन मेजर द अर्थक्वेक ऑल्सो, कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या थी, है ना, इसको कैसे मेजर करते हैं। सो द कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक इज सिस्मोग्राफ, उसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। ओके उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। अब इसमें दो स्केल आता है, एक को कहते हैं रिश्टर स्केल, एक को कहते हैं मॉडिफाइड मर्कली स्केल। ओके, तो रिश्टर स्केल और मर्कली स्केल, ये दो स्केल है जिससे अर्थक्वेक आप मेजर करेंगे। तो रिश्टर स्केल जो होता है, मतलब अर्थक्वेक मेजरमेंट मीन्स क्या हुआ कि उसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी और इंटेंसिटी क्या थी। तो जब मैग्नीट्यूड को मेजर करेगा वो रिश्टर स्केल करेगा, और जो इंटेंसिटी को मेजर करेगा वो मर्कली स्केल करेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्केल। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। अब हमने मेजर तो कर लिया कि मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी कितने का अर्थक्वेक था, तो दैट मैग्नीट्यूड विल मेजर बाय द रिश्टर स्केल, एंड अदर इज द मर्कली स्केल, तो इंटेंसिटी को मेजर। लेकिन ये मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी होता क्या है, एग्जामिनर में आस्क। सो व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी? मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्वांटिटिव टर्म है, जैसे मैंने बताया कि एक स्पेसिफिक वैल्यूज होगी उसकी, कि इतने का अर्थक्वेक था, 8 का अर्थक्वेक था, ठीक है। सो जो होगा वो क्वांटिटिव होगा, है ना। और इंटेंसिटी जो होगा ये बताएगा कि इट शोज द अमाउंट ऑफ डैमेज ऑफ पर्टिकुलर लोकेशन, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कितना डैमेज हुआ। सपोज कीजिए जो अर्थक्वेक आती है तो वो विद इन सेकेंड में आती है ना, तो हम मतलब कितने सेकेंड में उतने कितने एनर्जी रिलीज किया, उससे कितना डैमेज हुआ। तो डैमेज को जो मेज़र करेगा एक पर्टिकुलर लोकेशन, वो इंटेंसिटी शो करेगा, जबकि मैग्नीट्यूड जो होगा वो मतलब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आया, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ, मैक्सिमम एनर्जी कितना रिलीज हुआ, दैट शोज बाय द मैग्नीट्यूड। ओके, तो मैग्नीट्यूड जो हो गया वो क्वांटिटिव टर्म हो गया, एंड इंटेंसिटी इट शोज द अमाउंट ऑफ डैमेज, राइट। नेक्स्ट टर्म इज सॉफ्ट स्टोरी। व्हाट इज सॉफ्ट स्टोरी? ओके, तो सॉफ्ट स्टोरी मीन्स सपोज दिस इज अ फ्रेम स्ट्रक्चर, एक फ्रेम स्ट्रक्चर है ये, तो इसमें डिफरेंट बे होता है, ये 2 बे फ्रेम स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये 1 बे है, ये 2 बेज है। ओके, तो 2 बेज फ्रेम स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि जो बॉटम का, जिसको स्टील फ्लोर कहते हैं, तो वहाँ पे सपोज आप वो नहीं लगाए, ब्रिक वर्क नहीं किए, उसको कुछ फील्ड नहीं किए, ओपन रख दिए, तो उसको कहते हैं सॉफ्ट स्टोरी। और जहाँ पे आप फील्ड कर देते हैं ब्रिक ब्रिक वगैरह लगा के, जो उसके वर्टिकल वॉल है उसको अगर आप फील्ड कर देते हैं, तो जो फील्ड पार्ट है वो रिजिड कहलाता है, और जो अनफील्ड पार्ट है जहाँ पे ब्रिक वर्क नहीं करते हैं उसको हम कहते हैं सॉफ्ट स्टोरी। तो ये कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू के कि व्हाट इज सॉफ्ट स्टोरी, सॉफ्ट स्टोरी क्या होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रिश्टर स्केल। रिश्टर स्केल अभी आपको बताया मैंने, ये मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। तो इसके वेरिएशन कैसे होते हैं, मतलब स्केल का जो स्केलिंग किया हुआ रहता है वो कैसा होता है, कि कितने से कितने रेंज तक को हम क्या बोलेंगे, राइट। तो ये स्केल है उनका, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर 1 से 2.9 तक का मैग्नीट्यूड आया तो उसको कहेंगे माइक्रो अर्थक्वेक था, और 3 से 3.9 था तो माइनर, 4 से 4.9 रहेगा तो लाइट, एंड 5 से 5.9 रहेगा तो मॉडरेट, 6 से 6.9 रहेगा तो स्ट्रॉन्ग, 7 से 7.9 रहेगा तो मेजर, एंड एबव 8 एंड एबव इससे रहेगा तो ग्रेट। ओके, तो उसको हम कहेंगे हाई मीन्स ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, तो ग्रेट के टर्म में आएगा वो। ओके, सो दीज आर द स्केल ऑफ रिक्टर टू मेजर द मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट इज अर्थक्वेक वेव। अभी आपको मैंने बताया कि जब अर्थक्वेक होता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, जिससे एक वेव जनरेट होते हैं, सिस्मिक वेव, जो कि ट्रेवल करता है थ्रू द अर्थ सरफेस।
तो ये वेव कितने टाइप के होते हैं? तो ये 3 टाइप के वेव होते हैं, दैट इज वन इज कॉल्ड प्राइम वेव्स, अदर इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स, मीन्स प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। दीज आर द 3 वेव्स ऑफ अर्थक्वेक। पी वेव भी कहते हैं इसको, प्राइमरी को, एस वेव सेकेंडरी वेव को कहते हैं, और सरफेस वेव को सरफेस वेव है। सरफेस वेव में 2 तरह के वेव आते हैं, वन इज कॉल्ड एज लव वेव एंड अदर इज कॉल्ड एज रेलिक्स वेव। ओके, सो पी वेव जो होता है उस वो सबसे फास्टेस्ट होता है। ओके, मतलब सबसे पहला जो वेव्स आएगा अर्थ सरफेस पे, दैट इज प्राइमरी वेव, पी वेव्स। ओके, दिस इज द फास्टेस्ट। तो फास्टेस्ट होगा तो उसकी वो कम होगी इंटेंसिटी। ओके, और जो सेकेंडरी वेव है वो कंपेरेटिवली स्लो होता है, और सरफेस वेव जो है वो तो बहुत स्लो होता है, ठीक है, जनरली, लेकिन डेंजरस होता है, उसकी इंटेंसिटी हाई होती है, ठीक है। पी वेव्स फास्टेस्ट होता है, लेकिन सरफेस वेव जो होता है वो हाई इंटेंसिटी होती है और वो डेंजरस होता है। उसमें भी लव वेव, रेलिक वेव, ये मोस्ट, लव वेव जो है वो मोस्ट डेंजरस होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये वेव्स होता कैसे है, ये कैसे ट्रेवल करते हैं। तो जैसे प्राइमरी वेव्स है, तो इसको इसको इस तरह से देखिए, इसकी मतलब इंटेंसिटी जो होगा वो बहुत कम होता है और ये फास्टेस्ट होता है, ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं। सेकेंडरी वेव इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए आप, ये सेकेंडरी वेव्स है। इसके बाद जो सरफेस वेव है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, आप देख रहे हैं इस तरह से वो धीरे 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 वो फिर ज़ीरो हो जाता है। तो ये वेव का जनरेशन है, किस तरह से जनरेट होता है। तो सबसे पहले प्राइमरी वेव, देन सेकेंडरी, देन सरफेस वेव, धीरे धीरे ये ज़ीरो हो जाता है। ओके, तो आप इसका नेट पे जाके देख सकते हैं कि ये कैसे मूव करता है। मैं यहाँ बताने की कोशिश किया हूँ, आई होप कि आप इसको समझ पाएंगे। प्राइमरी वेव देखिए ये क्या होता है ये एलोंग इस डायरेक्शन में, जैसे कि इधर ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में ये मूव करता है, लाइक दैट, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ठीक है। तो प्राइमरी वेव इस तरह से जाता है, तो ये ज़्यादा डेंजरस नहीं है। ओके, आप देखेंगे इस तरह से ये लॉन्गिट्यूडनल वे में ऐसे मूव करता है एलोंग में, ठीक। सेकेंडरी वेव है ये पूरा अप एंड डाउन है ना, मतलब नीचे से ऊपर तक ये मूव करता है इस डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव, ऐसे ऐसे पूरा, लाइक दैट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ सेकेंडरी वेव। नेक्स्ट है लव वेव। लव वेव जो होता है ये मोस्ट डेंजरस होता है, ये साइड वाइज जो है मूव करता है। साइड वाइज मीन्स अगर ये एक मैं 3D में दिखा रहा हूँ, तो एक ब्लॉक है, तो इसमें अगर लव वेव होगा तो वो इस डायरेक्शन है, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा, ठीक है। देखिए फिर से, प्राइमरी ऐसे जाएगा, है, सेकेंडरी वेव्स इस डायरेक्शन में जाएगा, एंड लव वेव क्या होगा, ऐसे जाएगा साइड वाइज। ओके, साइड वाइज सियर अलोंग द सियर, ठीक है। और लास्ट है रेलिक वेव। रेलिक वेव्स जो होता है वो सिर्फ अपर सरफेस पे होता है, ठीक है, लोअर पार्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, सिर्फ अपर पार्ट में होता है। तो ये अपर पार्ट है, तो इस डायरेक्शन में ऐसे 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 आपको दिखेगा ये वाला। ओके, तो इसको कहते हैं रेलिक वेव। सो दिस आर द 4 वेव्स यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट है जोन वैल्यू एज पर द IS 1893। IS 1893 ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड है IS 1893, जो अर्थक्वेक के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें अमेंडमेंट हुआ है, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो 2016 का चल रहा है। ओके, 2016। ओके, सो इसमें आपको जोन वैल्यू मिल जाएगा, जो कि हम अर्थक्वेक रेसिस्टिंग बिल्डिंग जब डिजाइन करते हैं तो उसमें जोन वैल्यू क्या रखते हैं, तो कैटेगराइज किया गया है। ये सबका अपना अपना होता है। इंडिया में भी अभी का अगर कोड के हिसाब से देखेंगे तो पहले 5 था, अब 1 और 2 को मर्ज कर दिया गया है, तो इसलिए टोटल 4 जोन है ना, जोन 2 से लेकर जोन 5 तक टोटल 4 जोन अभी अवेलेबल है। तो इसके हिसाब से कौन सा एरिया किस जोन में लाई करता है वो आपको कोड में भी मिल जाएगा, और आप ध्यान में भी रखेंगे। आपको ये पूछ सकता है इंटरव्यू में, जिस जोन का सपोज BPSC है, तो BPSC के लिए कौन सा जोन होगा ये इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द अर्थक्वेक जोन, पटना किस जोन में आता है, लाइक दैट। ओके, या आपके शहर हैं कोई, आप जहाँ रहते हैं तो वो किस अर्थक्वेक जोन में लाई करता है। सो क्वेश्चन में आस्क लाइक दिस, एंड व्हाट इज़ द जोन वैल्यू
फॉर दैट जोन, है ना, आपके शहर की जोन वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले अगर आप ये जान जाएंगे कि आपका शहर किस जोन में लाई कर रहा है, वहाँ की बिल्डिंग किसके लिए डिज़ाइन होता है अर्थक्वेक में, तो आप ऑटोमेटिक ये बता पाएंगे कि उसकी जोन वैल्यू क्या है। तो अगर जोन 2 में है तो 0.10, जोन 3 में तो 0.16, जोन 4 में 0.24 एंड जोन 5 में जो है वो 0.36। तो वो इसलिए है कि जोन 5 सबसे डेंजरस होता है। ठीक है, जोन 5 जो है वो जैसे हिमालयन रेंज है, सिक्किम है, तो हिमालय वाले जितने भी एरियाज़ हैं हिमालयन रेंज का, वो सारे जोन 5 में आता है। ओके, दिल्ली जोन 4 में आता है। तो ऐसे बड़े बड़े शहर भी आपको पूछ सकता है, बेंगलोर किस में आएगा, जोन 3 में आता है। सिमिलरली गुजरात किस में आएगा, तो कच्छ रीजन जो है वो जोन 5 में आता है। ओके, अदरवाइज जोन 2 जोन 3 में आता है, जोन 3 में आता है ना। तो इस तरह से आप बिग शहर के बारे में भी बता सकते हैं, और आप ये जोन वैल्यूज़ याद रख याद रखना है आपको इंटरव्यू जाने से पहले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बेस ईयर। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बेस ईयर क्या होता है। तो जब आप अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग डिजाइन करेंगे तो यू शुड नो द बेस ईयर ऑफ दिस बिल्डिंग, है ना। तो बेस ईयर होता क्या है। सो टोटल शियर फोर्स एक्टिंग एट द बेस ऑफ द बिल्डिंग ड्यू टू अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज बेस ईयर। मतलब लेटरल फोर्स के कारण, है ना, बेस में कितना शियर जनरेट हुआ, तो सबका सम कर दीजिए, तो टोटल जितनी जनरेट होगी समीशन करके लेटरल फोर्स, दैट इज द बेस ईयर, है ना। तो उसको हम बेस ईयर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 1893, बेस ईयर जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके फॉर्मूला आपको कोड में दिया हुआ है 1893 में, दैट इज AH/W, है ना, AH/W, ये है बेस ईयर के फॉर्मूला। यहाँ पे AH जो है वो हॉरिजेंटल सिस्मिक कोफिशिएंट है, W जो है वो वेट है। तो इसको और डिस्क्राइब किया कि AH की वैल्यू निकालेंगे कैसे, ये सिस्मिक कोफिशिएंट है। सो AH इज इक्वल टू होता है Z/2 I/R SA/G। अब यहाँ पे Z आपको मैं पहले बता चुका हूँ, दैट इज जोन फैक्टर। तो Z/2, 2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज 2। सो Z इज द जोन फैक्टर। I क्या है, इंपॉर्टेंस फैक्टर है। ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा इंपॉर्टेंस फैक्टर ये कितना लेते हैं। तो ये हर बिल्डिंग के लिए अलग अलग होता है, किस टाइप की बिल्डिंग आप डिजाइन करते हो उस पर वो डिपेंड करता है। R जो होता है वो रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर होता है। इसकी वैल्यू अगर SMRF बिल्डिंग है तो हम 5 लेते हैं, अदरवाइज हम इसको 3 लेके चलते हैं। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा SMRF क्या होता है, ODRF क्या होता है। तो ODRF के लिए अलग लेते हैं, SMRF के लिए इसकी वैल्यू 5 लेते हैं, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। सो R जो है रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर है, I इंपॉर्टेंस फैक्टर है, एंड SA/G जो है ये हॉरिजेंटल कोफिशिएंट है। ओके, SA/G इज द हॉरिजेंटल कोफिशिएंट। तो इस फार्मूला से आप AH निकाल लीजिए, टोटल वेट आप कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द बेस ईयर। नेक्स्ट है कि साइज ऑफ बीम कॉलम एज पर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के हिसाब से मिनिमम साइज बीम कॉलम का क्या होता है। तो जो बीम का वेट्स लेते हैं वो मिनिमम 200 आपको रखना है, कॉलम का जो वेट्स है वो मिनिमम 300 रखना है आपको एज पर अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। इससे कम नहीं लेना है आपको, 300 से कम तो आप ले ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको, तो डक्टाइल डिटेलिंग का जो कोड है 13920, आप उसमें भी देख सकते हैं। डक्टाइल डिटेलिंग का कोड 13920। देखिए आई है इंपॉर्टेंस फैक्टर, जो अभी आपको मैंने ऊपर बताया। तो ये डिफरेंट बिल्डिंग के लिए लेते हैं अलग अलग, जैसे कि 1.5 लेते हैं ये जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होते हैं, लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस, है ना, एट्सेट्रा। इस टाइप की बिल्डिंग में इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं, 1.5। रेसिडेंशियल और कमर्शियल के लिए 1.2 लेते हैं, और ऑल अदर बिल्डिंग के लिए आप 1 लेके चलते हैं इसको। ठीक है, दिस इज आई इंपॉर्टेंस फैक्टर। नेक्स्ट है डायनामिक एनालिसिस। डायनामिक एनालिसिस हम कैसे करते हैं। तो डायनामिक एनालिसिस किसी भी बिल्डिंग का दो तरह से करते हैं, एक को कहते हैं टाइम हिस्ट्री मेथड, दूसरे को कहते हैं रिस्पॉन्स रिडक्शन मेथड। तो ये भी इंटरव्यूअर पूछता है कि डायनामिक एनालिसिस के मेथड बताओ, किस में कौन सा मेथड यूज होता है। तो टाइम हिस्ट्री मेथड और रिस्पॉन्स रिडक्शन मेथड, ये दो मेथड हम यूज करते हैं डायनामिक एनालिसिस के लिए। ओके, सो डायनामिक एनालिसिस जो है वो सारी बिल्डिंग के लिए मतलब हर हर जोन के लिए इम्पोर्टेंट है, किसी भी जोन में लाई करेगा। सिर्फ जोन 2 जो है उसमें बोलते हैं कि अगर लेस देन 15 मीटर की बिल्डिंग है, मतलब हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर हाइट बिल्डिंग की 15 मीटर से कम है तो आप जोन 2 में इसको स्कीप कर सकते हैं, अदरवाइज सारी बिल्डिंग के लिए, सारी जोन के लिए डायनामिक एनालिसिस विल रिक्वायर्ड। ओके,
नेक्स्ट है सेंटर ऑफ स्टिफनेस। सेंटर ऑफ स्टिफनेस क्या होता है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑल लेटरल फोर्सेस रेसिस्टिंग सिस्टम इन ए बिल्डिंग, मतलब जितनी भी लेटरल फोर्सेस बिल्डिंग में लग रही है, सपोज ये बिल्डिंग है, एक वन वे का बिल्डिंग मैंने बनाया, तो इस तरह से लेटरल फोर्स इस तरह से लगेगा, तो सारे लेटरल फोर्स का जो सेंटर होगा, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उस फोर्सेस का, दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ स्टिफनेस। ओके, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑल लेटरल फोर्सेस रेसिस्टिंग सिस्टम इन ए बिल्डिंग, दैट इज कॉलम, शियर वॉल, ये जो होगा उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वहाँ पे उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ स्टिफनेस। ओके, नेक्स्ट है शियर वॉल। शियर वॉल क्या होता है कि वही लेटरल फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए, है ना, कि लेटरल फोर्स आएगा तो लेटरल डायरेक्शन में कुछ रहता नहीं है, तो उसको और मोर रेसिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हम शियर वॉल प्रोवाइड करते हैं एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, है ना, प्रिफर्ड लोकेशन, कहाँ पे देना है आपको, तो लिफ्ट के पास, कॉर्नर में, है ना, इस तरह के पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे हम डालते हैं शेयर वॉल। ठीक है, तो शेयर वॉल की अलग से डिजाइन होती है। सिर्फ आपको पूछ सकता है शेयर वॉल क्यों डालते हैं, तो शेयर वॉल लेटरल फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए डालते हैं, तो आप कह सकते हैं कि अर्थक्वेक से रिलेटेड है ये भी चीज़ें, है ना, अर्थक्वेक रेसिस्टिंग मेंबर है शेयर वॉल। ओके, नेक्स्ट है नेचुरल फोर्स, रिजोनेंस एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये सब क्या होता है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि हर 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 एक चीज़ का, कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी चीज़ है, उसकी अपनी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे वो ऑस्टिलेट करता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। रिजोनेंस क्या होता है? जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो खुद की फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उनसे मैच कर जाता है तो रिजोनेंस अकर हो जाता है। सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सपोज करो 2 सेकेंड है 2 पर सेकेंड है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जब इसके जो बॉडी की कोई पार्टिकुलर होगी जिससे बना होगा उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा, तो ये अचानक से इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, मतलब हाई हो जाती है ना। पहले सपोज करो ये ऐसे 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 मैच ये कर रहा था, अब कहीं पे उसकी मैच होगी तो अचानक से ये फ्रीक्वेंसी इस तरह से जाने लगेगा, तो इसको हम कहते हैं रिजोनेंस। ओके, नेक्स्ट है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि फर्स्ट मोड ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट मोड ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी यू कैन से, मीन्स ऐसे समझिए कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है वो लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होता है, उससे कम नहीं हो सकता है। सो लोवेस्ट या जस्ट लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी अमंग ऑल नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जितने भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा किसी भी चीज़ का, तो सबसे लोवेस्ट, उसको फर्स्ट फर्स्ट मोड भी बोल सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे फंडामेंटल, इसलिए फंडामेंटल कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लोवेस्ट या जस्ट लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अमंग ऑल नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है मोड शेप। मोड शेप क्या होता है? एवरी बिल्डिंग हैज़ अ नंबर ऑफ वे और मोड्स इन विच इट कैन वाइब्रेट नेचुरली। हर हर बिल्डिंग की, हर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की, जित जित चाहे जो भी चीज़ हो, बिल्डिंग की बात करें या कोई भी स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट की बात करें, हैं, सो उसके जो एवरी बिल्डिंग हैज़ नंबर ऑफ वेज और मोड्स इन विच कैन वाइब्रेट नेचुरली, उसके डिफरेंट मोड्स होंगे जिसमें वो वाइब्रेट करेगा नेचुरली, तो वो आपको फाइंड आउट कराएगा करना है। लाइक कि ये एक कोई ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ठीक है, अब इसकी ये वाइब्रेट कर रहा है अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे। ओके, तो इसके डिफरेंट मोड्स होंगे। सपोज ये यहाँ से वाइब्रेट करना शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हो गए, ये यहाँ से वाइब्रेट शुरू किया, यहाँ पे एक नोट आ गया तो ये 2 वे में चला गया, तो इसके ये दूसरा मोड सेप हो गया। ठीक है, सो इन ईच मोड द बिल्डिंग वाइब्रेट्स टू और फ्रॉम विथ पर्टिकुलर डिस्टॉर्टेड शेप इज कॉल्ड एज मोड शेप। तो यहाँ से टू एंड फ्रो होता है पर्टिकुलर डिस्टॉर्टेड शेप में, तो यहाँ पे देखिए आप, ये एक बार में हुआ, ये डबल हो गए, ये यहाँ पे 2 नोट आ गए, यहाँ पे 3 नोट आ गए, 1 2 3 नोट आ गए, तो इस तरह से जितने नोट्स आएंगे उतने उसके मोड शेप बनेंगे। तो आप मोड शेप को इस तरह से बता सकते हो सिंपल वे में कि कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी स्ट्रक्चर है हैज़ नंबर ऑफ वेव और मोड्स इन विच इट कैन वाइब्रेट, देयर आर सो मैनी मोड्स जिसमें वो वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है, इन ईच मोड द बिल्डिंग वाइब्रेट्स टू और फ्रॉम
विथ अ पर्टिकुलर डिस्टोर्टेड शेप, तो इस शेप को कहते हैं मोड शेप। ओके, नेक्स्ट अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि SMRF और OMRF। ओके, सो SMRF क्या होता है, स्टैंडर्ड मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम, और OMRF क्या होता है, ऑर्डिनरी मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम। ठीक है, तो SMRF OMRF इसके लिए हम क्या लेते हैं, 5, है ना। SMRF के लिए जो रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर होता है, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर जो होता है ना, वो लेते हैं 5। OMRF के लिए लेते हैं 3, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है R की वैल्यू 5, और OMRF के लिए R की वैल्यू कितनी होती है, 3। ठीक है, एज पर IS 13920, ये जो डक्टाइल डिटेलिंग का कोड है उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो आते हैं इंटरव्यू में उसको मैं क्लियर किया। ओके, बाय बाय, टेक केयर।